Hi all, this is me Utsav Singh and we are continuing with our सफलता सीरीज फ्रॉम प्रशासनिक गुरुकुल। देखिए सफलता सीरीज में हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जो आपके सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और ईपीएफओ एग्जामिनेशन में आ सकता है, साथ ही साथ आपके स्टेट पीसीएस एंड वेरियस अदर एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए, whenever I have selected or discussed any question, first thing first, these questions have been created by me when I have gone through previous year papers, myself being a student and teaching for last 7 years. ठीक है, तो I am finding that there is a linkage with traditional and current stuff, so you have to see the topic in a very holistic manner and the revision or the re-revision of the topic can only be done through discussing questions. Okay, so Ministry of Finance, ठीक है, has recently imposed windfall tax. पहली बात, you should know what is windfall tax on which of the following sector. See, windfall tax means where there is a disproportionate profit without doing anything. ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है, कच्चा तेल। इसको यहां पे पेट्रोलियम रिफाइनरी यूज करती है, ठीक है, फिर यहां से रिफाइंड होकर के पेट्रोल एक्सपोर्ट भी होता है। ठीक है, इंडिया इज नॉट ओनली इंपोर्टिंग द क्रूड ऑयल बट ऑल्सो इज एक्सपोर्टिंग। वन ऑफ द टॉप 5 एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया इज प्रोडक्ट फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरीज। रिलायंस इसी में अच्छा खासा पैसा कमाए हुए है। ठीक है, तो जब यूक्रेन एंड रशिया वॉर हुआ है उसके बाद से क्या हुआ है, द ग्लोबल डिमांड फॉर पेट्रोलियम हैज गॉन अप। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट फैसिलिटी ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, रशिया गैस दे नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका डिमांड गया है। तो विदाउट एनी इनपुट फ्रॉम द साइड ऑफ इंडस्ट्रीज हु इज ओनिंग द पेट्रोलियम रिफाइनरी, द प्राइस हैज गॉन अप। दैट मीन्स द प्रॉफिट हैज गॉन डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई फॉर देम विदाउट एनी इनपुट। विंडफॉल ऑफ गेन्स, छप्पर फाड़ के पैसा आ रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स लगाया है। किसके ऊपर? पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल कंपनीज के ऊपर। ठीक है, जो कंपनीज ओन करती हैं आपका पेट्रोलियम रिफाइनरी, उनके ऊपर। एंड दिस हैज बीन इन न्यूज। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिकॉज ऑफ आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैज सेड दैट एविएशन टर्बाइन फ्यूल को लेके उनका एक स्टेटमेंट है। ठीक है, सिंस इसी के अंदर है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एविएशन टर्बाइन फ्यूल जेट फ्यूल्स। ठीक है, ये एविएशन टर्बाइन फ्यूल हमेशा न्यूज में रहता है क्योंकि आपका जो एविएशन इंडस्ट्री है, एयरलाइंस का जो आपका किराया है ना, बहुत हाई चला गया है। ठीक है, और इसकी जो वजह है वो है आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल का दाम। ठीक है, पर कुछ स्टेट कह रहे हैं कि हम तो इसके ऊपर टैक्स ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ज्यादा सेंटर कर रही है। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गया है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल जीएसटी के अंदर नहीं है मेरे स्टेटमेंट से। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो जीएसटी के अंदर है नहीं। ठीक है, तो इशू क्या है? निर्मला सीतारमन जी का स्टेटमेंट है फरवरी में कि जब तक स्टेट्स अग्री नहीं होते हैं ना, तब तक इसको जीएसटी के अंदर नहीं लाना है। और सेंटर ऊपर से बहुत ज्यादा टैक्स लगा के रखी है, तो सेंटर और स्टेट आपस में गेम खेल रहे हैं और पे कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ATF is under the ambit of GST. This is an incorrect statement. ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या कंटेन करता है? सरप्राइजिंगली इसका जो बेस होता है ना, वो केरोसिन के ऊपर होता है। केरोसिन इज नथिंग बट हाइड्रोकार्बन्स, केरोसिन, पैराफिन और भी बाकी कुछ मिला के रखते हैं। ठीक है, तो इट डज कंटेन, यहां पे क्या है? नॉट कंटेन। ठीक है, इनकरेक्ट क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए, ये भी और ये भी। सो बोथ 1 and 2 is the answer. But I would suggest that you guys should search about the chemical composition of aviation turbine fuel and what other things are not under GST and what is the constituent of GST council. ये चीज आपको समझना होगा। ठीक है, पॉसिबल रीजन है एग्जाम में आने का। Let's move to the next question. Which of the following is incorrectly matched? बहुत लोगों के लिए तो ये पहली बार होगा, लेकिन द हिंदू में 2014 से इन सब के ऊपर आर्टिकल आते रहे हैं, स्पेशली पांगल, चिन,
इनके ऊपर। होजोंग और चकमा तो ठीक है, काफी दिनों से चल रहा है। तो आपको बताना है पांगल किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, चिन किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, होजोंग कहां पे मिलते हैं, चकमाज कहां है। ठीक है, पहली बात, पांगल्स आर मणिपुरी मुस्लिम्स, तो ये सही है। चिन कौन से हैं, वो मीजो ट्राइब्स जो म्यांमार में है। ठीक है, और वहां पे चूंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो चिन पीपल आर क्रॉसिंग एंड कमिंग टू मिजोरम। ठीक है, होजोंग देखिए आपको पता है गारो, खासी एंड जैंतिया मेघालय में 4th लार्जेस्ट ट्राइब जो है ना वो होजोंग है, और होजोंग का जो रिलीजन है ना वो हिंदू है। एंड इट इज सेड दैट होजोंग दोज हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान वेर एक्चुअली हैविंग देयर ओरिजिन इन आसाम, देयर इज ए प्लेस नोन एज होजो। ठीक है, तो इसलिए उनका एक्सेप्टेंस रिलेटिवली ज्यादा है। होजोंग का सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो मेघालय में है, पर इसके अलावा वो अरुणाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, चकमास जो है वो बुद्धिस्ट हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट का डेमोग्राफी देखेंगे तो किस स्टेट में बुद्धिज्म एक मेजर रिलीजन हो सकता है, तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। वहां की 20% जनता जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करती है। अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे ज्यादा और फेमस रिलीजन रहा है वो है दोनी पोलो। ठीक है, दोनी का मतलब होता है सन और इसका मतलब होता है मून। ठीक है, रिसेंटली देयर वाज ए क्वेश्चन इन स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन वेयर यू विल फाइंड दोनी पोलो एयरपोर्ट। तो इतना पता होता है कि किस स्टेट का वो मेजर रिलीजन है, तो इससे पता चल सकता था कि एयरपोर्ट कहां पे है। ठीक है, सो चकमाज कहां मिलते हैं, चकमा अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। चकमाज आर एक्चुअली द नेटिव पीपल ऑफ चिटागोंग हिल ट्रैक दैट इज इन बांग्लादेश। उनका रिलीजन क्या है, बुद्धिज्म है, और उनको खबर भी नहीं थी जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ कि वो किधर है। इन्होंने ट्राई कलर होस्ट किया था बिकॉज दे थॉट दे आर इन इंडिया। सिंस देन दे हैव बीन परसिक्यूटेड इन बांग्लादेश। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन उस एरिया में 99.99% थी चिटागोंग हिल ट्रैक में। टुडे दे आर नॉट इवन 20%। व्हाट पार्टीशन हैज डन टू देम एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी इज साइलेंट ऑन इट। और किसके ऊपर रो रहा है, रोहिंग्या के ऊपर। ठीक है, रोहिंग्या भी विस्थापित हुए हैं, हमारी सद्भावना और संवेदना उनके प्रति है, पर क्या चकमा के प्रति नहीं है, जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू वेरी मिनिस्कुल रिलीजन विच डज नॉट हैज ए प्रोमिनेंट रोल इन इंडियाज डेमोक्रेसी इन टर्म ऑफ वोटिंग परसेंटेज। ठीक है, तो चकमा नागालैंड में नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इनकरेक्ट मैच यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। देखिए ये क्वेश्चन आप पॉज कीजिए। ठीक है, पर सवाल ये नहीं आएगा, ये 2016 का स्कीम है। ठीक है, सवाल क्या आएगा वो मैं बता रहा हूं। इसमें जीरो डिफेक्ट क्या है और जीरो इफेक्ट क्या है। पहली बात तो ये एमएसएमई के सेक्टर से रिलेटेड है, तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ना उसमें डिफेक्ट जीरो होना चाहिए, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड, जीरो इफेक्ट किस चीज से रिलेटेड है, मतलब उसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये जीरो होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी एमएसएमई होगी उसको जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का सर्टिफिकेशन कौन देगा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्टिफिकेशन सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम ऐसा वाला है। ठीक है, किस मिनिस्ट्री से है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दिस इज इंपॉर्टेंट, I would suggest go through the article of Indian Express. They have explained it beautifully, this entire stuff. Okay. Moving to question number 5, direct energy weapon. See, I was expecting this question in 2019. ठीक है, गलवान इशू हुआ था, फिर आपका लद्दाख में जो इशू हुआ था, तब मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये आ सकता है। पर अभी कुछ दिन पहले ही अप्रैल में जो आपके एयरफोर्स के हेड हैं उन्होंने एक लंबा चौड़ा स्पीच दिया है डायरेक्ट एनर्जी वेपन के ऊपर। तो डेफिनेटली आप इंडियन एक्सप्रेस में अगेन उसका बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, उसके थ्रू जाइए, पर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। डायरेक्ट एनर्जी वेपन यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 इट इज लेजर बेस्ड, नंबर 2 इट इज माइक्रोवेव बेस्ड, नंबर 3 न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड, 4th अल्ट्रा वायलेट रेज। सी द फ्रेमिंग ऑफ ऑप्शन इज ऑल्सो डन इन यूपीएससी स्टाइल, सो यू हैव टू गेट अकस्टम्ड for any surprises in your EPFO or civil services mains examination. Only one option is correct, more than 2 is correct, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, none of them are correct, less than 3 option is correct, most appropriate option आपको चूज करना है। ठीक है, 1 तो दिया ही हुआ है, तो less than 3 में क्या होगा, 2। ठीक है, more than 2 में 3 और 4 हो सकता है,
नन हो सकता है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है ना कि ये एक तरीका है जिसमें लेजर और माइक्रोवेव को यूज किया जाएगा टू इंश्योर कि एकदम साइलेंट तरीके से आर्मी को हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में हम अपने अंदर काबू में ले आए। देखिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन में एक्चुअली होगा क्या ना, यूजेस ऑफ लेजर एंड माइक्रोवेव होगा इस तरीके से कि एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में हम बिना कोई आवाज किए हुए, बिना कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन किए हुए आर्मी को एकदम अपने कंट्रोल में ले आए। अब होगा कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने माइक्रोवेव अवन यूज किया है, सो वाइल यू आर यूजिंग दैट अवन, व्हाट यू आर सीइंग that whatever stuff you are putting over there, its temperature rises. What is the mechanism behind that? The mechanism is when the microwave passes through those stuff, the vibration of water molecule creates or generates heat. ठीक है, similarly our body is made up of 70% of water. So if there is an enemy sitting 200 meter or 1 kilometer away from you, you can target them using direct energy weapon. अब डायरेक्ट एनर्जी वेपन के लिए डायरेक्ट एनर्जी वहां तक जाना जरूरी है, तो कैसे जाएगा, ड्रोन के थ्रू जा सकता है, ठीक है, या किसी भी मिसाइल को आप इंटरसेप्ट करके हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो और साइमल्टेनियसली उसका जो भी पॉल्यूशन होगा ना एयर में वो रिलेटिवली वेरी लेस होगा। जो स्पीच दिया गया है एयर चीफ मार्शल के द्वारा उसमें बोला गया है लेस्ट कॉस्ट पर शॉट, दूसरा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इन डिफेंस, तीसरा फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, चौथा उन्होंने क्या बोला है, we have to be prepared for anything which is going to happen when India is at 100, because weapon at 75 looks quite different when weapon at 100 को हम कंपेयर करते हैं, मतलब 25 साल बाद और अभी के वेपन में वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में काफी डिफरेंस होगा ग्लोबली, इसीलिए हमें आज ही ये काम करना होगा। प्लस इन 2019 जो DRDO के हेड बने थे उनकी एक्सपर्टीज ही इसमें है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पहले मूव करने से पहले मैं बता दूं कि एप्रोप्रिएट आंसर क्या है। सिर्फ ये लेजर बेस्ड और माइक्रोवेव बेस्ड है, न्यूक्लियर एनर्जी और अल्ट्रावायलेट रे बेस्ड नहीं है। तो लेस देन 3 ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि मोर देन 2 तो नहीं है, नन भी नहीं है, ओनली 1 इज नॉट, ठीक है। सो एप्रोप्रिएट के अनुसार डी है। ऐसे भी ऑप्शन आपको यूपीएससी दे सकता है, आप अपने आप को मेंटली तैयार रखिए, एक एक क्वेश्चन मैटर करता है इन योर सिलेक्शन। सी, tomato flu has been in news for quite some time, and even I have seen people around me where their family members were getting infected by this. So let's go through it. Consider the statement with respect to tomato flu. It is usually seen in children below the age of 5 years. Second, it is a different clinical presentation of hand, foot and mouth disease. देखिए, एक होता है foot and mouth disease, वो किससे रिलेटेड है, कैटल से रिलेटेड है, बोवाइन से रिलेटेड है। व्हाट इज बोवाइन, जिसको खुर होता है। अगर आप गाय या बैल के पैर को देखिएगा तो उसके पैर का एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है, उसको खुर कहते हैं, ठीक है, जो बोवाइन है उसी को बोवाइन कहेंगे। हॉर्स का भी पैर बोवाइन में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फुट एंड माउथ डिजीज उनमें होता था, लेकिन यहां पर क्या है, हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज। इट इज कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ एंटीरोवायरस। एंटीरोवायरस वो वायरस होते हैं जो इंटेस्टाइन में होते हैं। फोर्थ, इट इज कॉल्ड टोमेटो फ्लू बिकॉज ऑफ इट्स रेड रैशेज। देखिए, पहली बात ये सच है, इट इज यूजुअली सीन इन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, ठीक है। इट इज ए टाइप ऑफ हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज का वेरिएंट है, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ एंटीरोवायरसेस, ठीक है। इट इज कॉल्ड टोमेटो फ्लू बिकॉज ऑफ रेड रैशेस। देखिए, इसमें जो रेड रैशेस होते हैं ना, वो माउथ के इंटीरियर में होते हैं, या ज्यादा ज्यादा चिक्स पे होंगे, पाम पे होंगे, सोल पे होंगे, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बट्स पे होंगे, ठीक है। एक होता है आपका मंकी पॉक्स, उसमें भी रेड रैशेस होते हैं, पर उसका रेड रैशेस का जो प्लेसमेंट होता है बॉडी में वो काफी डिफरेंट होता है, तो वो उससे अलग है, ठीक है। ये चारों आपको बताया गया है, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज हेल्थ इनटू हेल्थ सेक्टर, so while we were in school group video conference, so he said the reason why small kids are getting so much of illness is that जब 2 साल का बच्चा होता है तो उसको सब कोई प्ले स्कूल में भेज देता है। प्ले स्कूल में तो हर कोई छोटे बच्चे हैं वहां पे, तो उनसे जो डिजीज होता है ना, बहुत तेजी से दूसरे के पास चला जाता है, क्योंकि हाइजीन का उतना केयर नहीं होता है जब इतने सारे बच्चे हैं और कमर्शियल स्केल पे प्ले स्कूल्स हैं। तो वो कहता है कि जब खुद जो पेरेंट्स हैं वो कभी प्ले स्कूल नहीं गए 2 साल की उम्र में, तो वो बच्चों को क्यों भेज रहे हैं,
ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है। हमें लगता है कि हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं एज पेरेंटिंग में, या वी आर वर्किंग समवेयर, तो हमारे बच्चे कहां पे हैं। तो इन सब चीज को दरकिनार करते हुए उसने कहा कि इस इनसिक्योरिटी का भी ना एक मार्केट क्रिएट किया जाता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, कि अगर मोहल्ले में 4 लोगों ने अपने बच्चे को प्ले स्कूल भेजा है तो बाकी 6 लोगों के ऊपर भी एक प्रेशर आता है कि आप भी भेजिए, ठीक है। पर भेजना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सर्टेन टाइम ए प्रोडक्ट इज क्रिएटेड एंड थ्रू एडवर्टाइजमेंट इट्स रिक्वायरमेंट इज जनरेटेड, ठीक है। सी हियर यू कैन फाइंड द एक्सप्लेनेशन पार्ट, पॉज द वीडियो, गो थ्रू इट। आई हैव explained everything which is over here, okay, but you just go through it because there is a possible question from this section. Also I would suggest go through monkeypox, ठीक है। Moving to question number 7, I expect this question in your UPSC prelims examination. Why? I will tell you. Consider the following with respect to Treaty of Peace, Friendship and Cooperation. पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहां पे बैठता है, ठीक है। वो आपको ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन रिप्लेस्ड ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, ठीक है, क्लियर नहीं हुआ। ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन वाज सीन एज ए डिपार्चर ऑफ इंडियाज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। कब हुआ था ये डिपार्चर? जब 1971 में फ्रेंडशिप अग्रीमेंट यूएसएसआर और इंडिया के बीच साइन हुआ था। रशिया नहीं बोलूंगा, तभी यूएसएसआर था, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये कौन सा अग्रीमेंट है, ठीक है, तो सही है। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन रिप्लेस किया है। ये वाला एग्रीमेंट कब हुआ था? पीस हट गया था और सिर्फ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन बच गया था 1993 में। कितने साल हुए? 30 साल हो गए हैं इसको। अब इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन रिसेंटली कंप्लीटेड 30 इयर्स। देखिए पीस वाला 1971 में है, ठीक है, सिर्फ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 30 इयर्स किया है। इससे पहले वाला 1991 में खत्म हो गया, 20 साल के लिए ही था। तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, थर्ड वाला। विच ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट? ओनली थर्ड। आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू पॉज द वीडियो ओवर हियर, नोट इट डाउन, डू सर्च, गूगल इट, also make a note of it because I expect a question in mains with respect to this treaty of friendship and cooperation and how viable it is in future where the things are aligning in a different way in geopolitics, ठीक है। तो ये मेंस में भी आ सकता है और प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सोलमन आइलैंड लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है? पिछले 1 साल से न्यूज में है सोलमन आइलैंड। क्यों न्यूज में है देखते हैं। किस रीजन में है भाई? अटलांटिक में है, मेडिटेरेनियन में है, ओशिनिया में है, या किसी में नहीं है? तो सही जवाब है ओशिनिया। ओशिनिया क्या क्या लेके बनता है? पैसिफिक ओशन प्लस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसमें 4 मेजर कंट्री हैं, 4 मेजर कंट्रीज। कौन कौन से हैं आपके? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, फिजी, पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। देखिए लोकेशन यहां पे आपका सोलमन आइलैंड, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है ना, इट हैज साइंड ए ट्रीटी विथ चाइना, जहां पे चाइना वुड बी एबल टू, डिफेंस ट्रीटी है। इसका जो नेवल बेस है ना यहां पे बन गया है, नेवल बेस। अपना फ्लीट को काफी एक्सपैंड कर चुका है चाइना आज के डेट में। चाइना के साथ इशू क्या है? बाउंड्री तो ये शेयर करता है 14 कंट्री के साथ, ठीक है, 14 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पर इसका बॉर्डर डिस्प्यूट 23 कंट्रीज के साथ है, ठीक है। मेजरली कौन कौन है? ये जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ है, फिलीपींस, जापान, ताइवान को तो अपना ही समझता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? जरूरी यह है कि यहां पर भी इसका एक नेवल बेस रहे। और क्यों जरूरी है? यहां पे ऑस्ट्रेलिया है, इधर जापान है और इधर यूएस है। ग्लोब गोल है ना, तो यूएस इधर भी है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसने यहां पे बनाया है। इसका काफी विरोध किया है ऑस्ट्रेलिया वालों ने, यूएस वालों ने, जापान वालों ने, ठीक है। पर चाइना और इसका इशू चल रहा है, इसलिए सोलमन आइलैंड आर रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मतुआ, ठीक है। मतुआ महामेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन उड़ीसा, ठीक है। श्री हरिचंदन ठाकुर, ए वैष्णवाइट लीडर, फाउंडेड मतुआज कम्युनिटी। देखिए पहली बात तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम में क्यों आएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपील किया है लोगों से कि आप इस महामेला में पूरे रूप से जाइए और पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, ये जो श्री हरिचंदन ठाकुर है ना, ये एक तरह से एक बहुत बड़े रिलीजियस लीडर हुए जो आज के डेट ऑफ बांग्लादेश है वहां पे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, ही बिलोंग टू ठाकुर कम्युनिटी। ठीक है, ठाकुर कम्युनिटी का नोमेनक्लेचर बिहार में अलग है, यूपी में अलग है, वेस्ट बंगाल में अलग है, तो वहां पे ये अलग कम्युनिटी आती, कास्ट होती है, इसको एससी कहते हैं। ठीक है, आपने एमएन श्रीनिवास का नाम सुना है। एमएन श्रीनिवास क्या कहते हैं कि जो सोशल पैरामीटर है उसमें जो लोअर कास्ट होते हैं वो अपना सोशल स्टेटस ऊपर कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द रिचुअल्स ऑफ कास्ट अबव देम। तो उसका सहारा क्या बनता है, धर्म बनता है, और धर्म में बहुत सी सारी अच्छी चीजें हैं। रिलीजन में क्या है कि सारे लोग एक हैं, कास्ट सिस्टम का विरोध करना है, तो इन्होंने यही काम किया। प्लस इनके जो पुत्र थे गुरुचंदन ठाकुर, उन्होंने जो उस समय की सोसाइटी थी, ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश बोल लें आप, ठीक है, या अनडिवाइडेड इंडिया वाला ईस्ट बंगाल बोल लें, वहां पे जो एक कम्युनिटी थी चंडालाज की, उनका नोमेनक्लेचर बदला और उनको बोला नाम शूद्रा। ठीक है, ठीक है, ठाकुर कास्ट, नाम शूद्रा कास्ट। जो ऑयल प्रेसिंग कम्युनिटी थी उनको भी इसमें लाया। ठीक है, तेली। और जो वेरियस अदर दलित समुदाय थे वहां के, ठीक है, उनको भी ऑपरेशन से ऊपर उठाने के लिए बहुत ज्यादा काम किया। एंड ही वॉज गिवन दिस सरनेम ऑफ ठाकुर बिकॉज इट वॉज बिलीव दैट ही इज वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, तो मतुआ कम्युनिटी आज के डेट में वेस्ट बंगाल में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन। इनमें से बहुत सारे लोग जो बांग्लादेश से अभी भारत में आए हैं पिछले 50 वर्षों में, इन्हें सिटीजनशिप नहीं मिला है। ठीक है, जबकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग आए हैं उनको आराम से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बन गया है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको लेके जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ द डे एट सेंटर है काफी हाईलाइट कर रही है। ठीक है, इनका पॉपुलेशन 24 परगना जो एरिया है वेस्ट बंगाल में, डिस्ट्रिक्ट वाला, उसके अगल बगल भी काफी ज्यादा है, तो इसलिए ये न्यूज में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मतुआ कम्युनिटी कहां होती है, तो है कहां पे, वेस्ट बंगाल में। तो ये फेयर उड़ीसा में तो नहीं होगा, वेस्ट बंगाल में होगा। सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला इनकरेक्ट है। तो क्या पूछा गया है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, ओनली वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following organization is going to launch business ready which is expected to access the business climate in 180 countries in subsequent years। देखिए ये न्यूज में है और आज ही के न्यूज में आया है ऑन 2 मई। ठीक है, क्यों न्यूज में है, पहली बात जो आपका वर्ल्ड बैंक था ना, उसका आता था डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, तो उसको वर्ल्ड बैंक वालों ने बहुत मैनिपुलेट किया था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक वालों का आता था डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, अब इसको मैनिपुलेट क्यों किया था वर्ल्ड बैंक के ऑफिसर्स ने, टू पोर्ट्रे चाइना इन फेयर लाइट। ठीक, चाइना इन फेयर लाइट, जो कि सच बात नहीं थी, और इसे पकड़ा भी गया, तो काफी फजीहत हुई इनकी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की। ठीक है, तो अब उसको स्क्रैप कर दिया गया है। तो 2 साल के बाद लाया जा रहा है बिजनेस रेडी रिपोर्ट। ठीक है, जहां पे बताया जाएगा कि बिजनेस क्लाइमेट कंट्रीज में कैसे हैं, उससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, तो इसमें अभी सब्सिक्वेंटली 54 कंट्रीज का बताया जाएगा, और विद इन 2023 में है ना, तो 2025 तक जाते जाते टोटल 180 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताएंगे। ठीक है, सो दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर ना जाएं, उससे रिलेटेड और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को फॉलो करें। मैं आपके साथ हर जहां नहीं हो सकता हूं, तो आप जो भी चीज पढ़ते हैं उसमें क्यों, किस लिए, उसका इंटरलिंकेजेस ढूंढिए, गूगल पे खोजिए, और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको अच्छा लगता है। कभी कभी हिंदुस्तान टाइम्स में भी अच्छे आर्टिकल होते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, मैंने देखा है। ठीक है, और सोशल इश्यूज से भी रिलेटेड अच्छे आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में भी। ठीक है, तो इन चारों न्यूज़पेपर को सब्सिक्वेंटली सर्च कीजिए, काफी फायदा होगा आपको समझने में, और एग्जाम निकालना आसान है। आप अपने लक्ष्य के ऊपर बस निगाह गड़ाए रखिए। ठीक है, सो डू डाउनलोड आवर ऐप, सब्सक्राइब अस, कमेंट at YouTube. Because of your comment I am making certain changes in my style of presentation.
plus few of you have asked for PDF. Subsequently, the PDFs will be available on our app, plus we are also going ahead with test series. Okay, so in future stay tuned and stay connected. Thank you.